नमस्कार, मैं नीति मिश्रा आज एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी दूसरा भगवान, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद मिश्र द्वारा रचित है। सादर प्रस्तुत है कहानी दूसरा भगवान। प्रोफेसर बजनंदन प्रसाद को सेवानिवृत्त हुए अभी 3 महीने ही नहीं हुए थे कि उनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच गया। 3 महीने पहले से ही माँ वैष्णो देवी के धाम जाने का उन्होंने निश्चय किया। दरअसल जब तक कॉलेज में थे, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। कॉलेज में पढ़ाने लिखाने में उनकी कोई सानी नहीं थी। मध्यकालीन इतिहास हो या प्राचीन, सब पर उनकी गहरी पकड़ थी। छात्रों के बीच में बेहद लोकप्रिय थे। इतिहास से इतर विद्यार्थी भी उनकी कक्षा में आकर चुपचाप बैठकर विषय का रसपान किया करते थे। प्रोफेसर साहब घर से ही तांबुल खाकर कॉलेज आते थे और खूब रस लेकर पढ़ाते थे। शेरो शायरी पर भी ज़बरदस्त पकड़ थी। बिहारी के श्रृंगार के कुछ दोहों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। अरि दहेड़ जिन धर, जिन तू ले ही उतार, नीके हैं छीके छुअत, ऐसी ही रहत नार। छात्रों को इतिहास के साथ साथ हिंदी साहित्य की गंगा में भी डुबो देते थे। इसलिए छात्र सबसे ज़्यादा इतिहास ही पढ़ना पसंद करते थे। उनकी इस मांग की वजह से जहाँ प्राचार्य उनसे खुश रहते थे, वहीं उनके वे सहकर्मी जो हिंदी पढ़ाते थे, स्टाफ रूम में उन्हें कोसते हुए पाए जाते थे। घर पर भी शोध छात्रों का जमावड़ा लगा रहता था। पत्नी जयलक्ष्मी कभी-कभी झल्ला कर कहती थी कि आपको खाने पीने का भी वक्त नहीं है। आप ही एक प्रोफेसर हैं या और दूसरे भी। प्रोफेसर अवस्थी को देखिए, कॉलेज से भी पहले आ जाते हैं। आराम करके शाम को पार्क भी टहलने परिवार के साथ जाते हैं और बच्चों को मॉल भी घुमाने ले जाते हैं। और एक आप हैं कि पूरे कॉलेज को सिर पर उठा लिया है। प्रोफेसर साहब पत्नी से ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते थे। वे जानते थे कि बात बिल्कुल सही है। आज से 25 साल पहले जब जयलक्ष्मी डॉक्टर साहब के घर आई थी, तो उसके भी अपने कुछ स्वप्न थे। न जाने कौन कौन सी ख्वाहिश उनके मन में पल रही थी। भीतर ही भीतर वह खुश रहती थी। उसकी मंद मंद मुस्कान पर डॉक्टर साहब फिदा थे। पारिजात का फूल भी तोड़कर लाने के लिए तैयार थे। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखमय था, लेकिन समय के डायनामाइट ने अरमानों के पर्वत को चकनाचूर कर दिया था। विवाह के 15 साल बीत जाने पर भी प्रोफेसर साहब के आंगन में बाल किलकारी नहीं गूंज सकी। तमाम दवा झाड़ फूँक करवाया गया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। कुछ लोगों ने राय दी कि भाई के बच्चे को प्रोफेसर साहब गोद ले लीजिए। आपके भाई साहब के 5 बच्चे हैं। इस महंगाई में उनका भी बोझ हल्का हो जाएगा और आपको अपत्य सुख भी मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जानते थे कि अपना अपना ही होता है। कुछ लोगों ने किराए की कोख की भी चर्चा की, लेकिन जयलक्ष्मी इसके लिए तैयार नहीं हुई। वक्त के थपेड़े और संतान की चिंता ने जयलक्ष्मी को ऐसी मार मारी कि वह असमय बूढ़ी हो गई। डॉक्टर साहब को भी चिंता रूपी सर्पणी रह रहकर डंक मार ही दिया करती थी। इसलिए वह ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। अध्ययन व अध्यापन को ही जीवन जीने का आधार बना लिया। इसलिए जयलक्ष्मी के क्रोध की लपट जब आकाश छूती थी, तो डॉक्टर साहब उसे बहस के घी से नहीं बल्कि प्रेम जल के छींटे से उसे बुझा देते थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, बस जनवरी से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। कॉलेज के काम से भी मुक्त हो जाऊँगा। कोई और जिम्मेदारियाँ कंधों पर नहीं होगी, तो हम लोग आराम से मार्च के महीने में
माँ के धाम में मत्था टेकने जाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है। ईश्वर की व्यवस्था अपने ही तरह से संचालित होती है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। भगवान राम के राज्याभिषेक को एक ही दिन रह गया था, लेकिन पूरा नहीं हो सका। विधि की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। मार्च का महीना था, होली बीत चुकी थी। 2 दिन बाद प्रोफेसर साहब की ट्रेन जम्मू की थी। टिकट उन्होंने पहले ही बुक करा ली थी। तैयारियां जाने की ज़ोरों से चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि जयलक्ष्मी 10 दिन का कार्यक्रम है बाहर का, कुछ सूखी चीज़ भी बना लेना, सफ़र में यही सब काम आता है। जयलक्ष्मी ने तंज कसते हुए कहा कि आप घर गृहस्थी की चिंता कब से करने लगे? आप बस अपना सामान जो ले जाना है उसे पैक कर लीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। आज सुबह से ही घर में उत्साह का माहौल है। जयलक्ष्मी कभी सामान को इस बैग में तो कभी उस बैग में रख रही है। डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में कहा कि माना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी हमको देख लिया करो, दिल से अभी भी जवान हूँ। जयलक्ष्मी ने कहा था, यह जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए। 7 बजने में अभी 4 घंटे शेष थे। घर से स्टेशन की दूरी महज 4 किलोमीटर की थी। शिवपुर के कैंट जाने में आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता है। जयलक्ष्मी थक गई थी। अचानक उसे नींद आ गई, वह सो गई। डॉक्टर साहब ने आवाज़ दी कि चलना नहीं है क्या? जयलक्ष्मी हड़बड़ा कर उठी और वॉशरूम की तरफ जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर स्लिप हो गया और हड्डी के चटकने की तेज़ आवाज़ आई। वह वहीं बैठ गई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। असहनीय दर्द से वह छटपटा रही थी। डॉक्टर साहब किंकर्तव्य विमूढ़ थे। इसी बीच 1-2 पड़ोसी भी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आ गए। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पड़ोसियों ने कहा कि प्रोफेसर साहब, पहले इनको हड्डी के अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए, क्योंकि मैम को असहनीय दर्द है। एकाक इंजेक्शन दर्द का लग जाएगा तो इनको कुछ राहत मिल जाएगी। शहर के नामचीन डॉक्टर के पास प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी को ले गए। डॉक्टर साहब ने पैर देखा और कहा कि इनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, दर्द से कुछ राहत मिल जाएगी, कल ऑपरेशन करेंगे। अगले दिन ऑपरेशन कक्ष में जयलक्ष्मी को ले जाया गया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने लगे, उनकी नज़र पेशेंट के गले पर पड़ गई। बाईं तरफ एक गांठ दिखलाई पड़ी। डॉक्टर साहब ने प्रोफेसर से अंदेशा जताया कि एक बार बायोप्सी टेस्ट करा लीजिए, शायद मेरा अंदेशा गलत ही हो। 10 दिन बाद बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब का अंदेशा सच निकला। रिपोर्ट प्रोफेसर साहब ने कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने थ्रोट कैंसर बताया। 1 महीने बाद जब जयलक्ष्मी को पैर से आराम मिला, तब प्रोफेसर साहब मुंबई शहर के एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल में जयलक्ष्मी को कीमोथेरेपी और अन्य इलाज के लिए ले गए। उसके गले में डॉक्टरों ने एक नली लगा दी, जिससे वह कुछ तरल पदार्थ ले सके। इस समय वह जीवन और मृत्यु से वह संघर्ष कर रही है। डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। प्रोफेसर साहब को इस दूसरे भगवान से ही अब कुछ उम्मीद है। धन्यवाद।